नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डीजी भटकर पीजीटी इतिहास जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा कक्षा 10वीं जर्मनी और इटली का निर्माण। आज हम भाग 2 यूरोप में राष्ट्रवाद का भाग 2 अध्याय में देखने जा रहे हैं। अभी भाग 2 के अंतर्गत जर्मनी और इटली का निर्माण, जर्मनी का एकीकरण कैसा हुआ, इटली का एकीकरण कैसा हुआ, जर्मन एक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान एटोन बिस्मार्क का है। और एक बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। जर्मन के पहले जो प्रशा उसका नाम था, और प्रशा पर शासन करने वाला सम्राट विलियम प्रथम था। और विलियम प्रथम का चांसलर के पद पर एटोन बिस्मार्क था। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? 1848 के बाद यूरोप में जनतंत्र और क्रांति के अलगाव होने लगे, वैचारिक परिवर्तन होने लगा। राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए यूरोप के रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल भी किया। इसे उस प्रक्रिया को देखकर जर्मनी इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों में जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनने का प्रयास किया गया, मगर राष्ट्र निर्माण की एक उदारवादी पहल, राजशाही और फौज की ताकत मिलकर दबा दी। उसका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। इसके पश्चात प्रशा एटोन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है, जिसे प्रशा की सेना नौकरशाही की मदद ली और 7 वर्ष के दौरान 3 युद्ध किए। ये 3 युद्ध एटोन बिस्मार्क इसमें ये कूटनीति था। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस 3 देशों के साथ युद्ध किए और प्रशा ने इस युद्ध में जीत हासिल हुई और एकीकरण की प्रक्रिया में पूरी तरह जनवरी 1871 में, जैसा ये वारसाई का महल है, वारसाई के समारोह में फ्रांस में जाकर इस महल में राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया है। फ्रांस के बहुत सारे क्षेत्र, ऑस्ट्रिया का क्षेत्र और डेनमार्क का क्षेत्र अपने साम्राज्य में विलीन किया गया और जर्मन एक राष्ट्र और संसद निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान बिस्मार्क का रहा। 18 जनवरी 1871 की सुबह ठंडी की थी। जर्मन राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख एटोन मंत्री
समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्री की एक वर्षा में बैठक हुई और इस बैठक में काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य घोषित हो गया। अभी जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क जिसे जिसे बोला जाता है कि तलवार बड़ी वो कानपीड़ी लोहा और जिसके पास शक्ति है वही शासन करेगा, वो नीति अपनाया था। जर्मन के एकीकरण में जिस प्रकार उसका योगदान है उसी प्रकार हम देख रहे हैं इटली में राष्ट्रवाद कैसा आया। इटली एक यूरोप का महत्वपूर्ण प्राचीन कालखंड में शहर था और इस एरिया में लगभग इटली के एरिया में क्षेत्र में 7 राज्यों में बटा हुआ था। हेब्सबर्ग साम्राज्य यहाँ पर हेब्सबर्ग का साम्राज्य था और ये 7 राज्यों में विभाजित किया गया क्षेत्र हेब्सबर्ग के साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बिखरा हुआ था, लेकिन एक ही सार्डिनिया पिनमॉन्ट के इतावली राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हेब्सबर्ग के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिण क्षेत्र में स्पेन का बुर्बो राजाओं के अधीन थी। इतावली भाषा में भी साझा रूप हासिल नहीं किया गया। अभी तक उनके विविध क्षेत्र स्थानीय रूप से मौजूद थे। इटली के एकीकृत में जुसेप्पे मैक्सिनी का योगदान है। उसने गुप्त संगठन बनाए, यंग इटली यंग यूरोप की स्थापना की और साथ साथ उसकी 1831-48 के क्रांतिकारी विद्रोह भी असफलता से युद्ध के शासक नगरीय इतावली राज्य के जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिनमॉन्ट की थी और उसका शासक सम्राट विक्टर एमिनियल द्वितीय था। विक्टर एमिनियल द्वितीय का प्रधानमंत्री काउर है और इटली के एकीकरण में प्रधानमंत्री ने भी महत्वपूर्ण आंदोलन भी किया, नेतृत्व भी किया। इतावली अभिजात वर्ग तमाम अमीर शिक्षित सदस्यों की तरह वो इतावली भाषा से कई बेहतर फ्रेंच बोलता भी था। फ्रांस से सार्डिनिया पिनमॉन्ट की एक चतुर कूटनीति संधि भी हुई जिसके पीछे काउर का हाथ था। इसे सार्डिनिया पिनमॉन्ट 1859 ऑस्ट्रेलियाई बलों को हराकर कामयाब हुआ और नियमित सैनिकों के अलावा जुसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया और 1860 में वो इटली और 2 सिसिलियों के राज्य भी प्रवेश कर लिए और स्पेन शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का भी समर्थन पाने में वो सफल रहे। 1861 में एमेनुएल द्वितीय भी एकीकृत राज्य घोषित कर दिया और इटली का एकीकरण हुआ। उन्होंने दक्षिण इटली में जिन आम किसानों में गैरिबाल्डी को समर्थन दिया, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी भी सुना ही नहीं था और वो मानते थे कि ला टालिया ये विक्टर एमिनुएल की पत्नी थी। अभी हम देखते हैं कि ब्रिटेन की दास्तान, अजीब दास्तान। ब्रिटेन की अजीब दास्तान साइड में ब्रिटेन दिखाया गया है। राष्ट्र राज्य का आदर्श गेट ब्रिटेन है और
लगभग 12वीं शताब्दी से ग्रेट ब्रिटेन में लोकतांत्रिक विचारधारा चल रही थी। मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, लोगों के हकों की गंगोत्री और राष्ट्र राज्य का आदर्श ग्रेट ब्रिटेन यूरोप में और पूरे विश्व को एक प्रेरणा देता है। बहुत सारे इतिहासकार और विद्वानों का तर्क है कि एक आदर्श मॉडल ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य निर्माण में अचानक हुई कोई उथल पाथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। ये लंबे से समय से चल रही है प्रक्रिया है। आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि द्वीप समूह में राष्ट्रों में अपना प्रभुत्व सफल हुआ। जैसा ब्रिटेन के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1707 में इसका गठन हुआ। एंग्लो संसद का निर्माण 1688 में राजतंत्र के ताकत छीन ली गई संसद ने और राष्ट्र राज्य निर्माण हुआ। इसमें स्कॉटिश, जिसे हम बोलते हैं न्यूजातीय समूह, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट्स, आयरिश, वेस्टलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये अलग अलग प्रकार के भाषिक लोग अलग अलग द्वीपों से बना हुआ यूनाइटेड किंगडम, इस वजह से इसे नृजातीय समूह भी कहा जाता है। आइसलैंड के निवासी जन कैथोलिक पुराने कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी व्यक्त करने का प्रयास किया, जबरदस्त दमन किया। स्कॉटिश आइसलैंड लोगों ने अपने भी गैलिक भाषा बोलने का राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही की थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़कर भागना पड़ा। उसी प्रकार का असर आयरलैंड का हुआ। आयरलैंड में कैथोलिक ईसाई धर्म के दो समुदाय में बटा हुआ था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये दो गुट ईसाई धर्म के निर्माण हुए थे। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बनाने में सहायता की। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध कैथोलिक विद्रोह को निर्माता से कुचल दिया और वल्पटोन और उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अंगई में ही असफलता विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड का बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और एक ब्रिटानी राष्ट्र निर्माण हुआ। इसका राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबेल किंग को खूब बढ़ावा दिया। ब्रिटानी झंडा, ब्रिटानी प्रतीक, ब्रिटानी चिन्ह और पुराने राष्ट्र के इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में भी रह पाया गया। अभी हम देखते हैं कि इसका ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम बनने के बाद राष्ट्र की दृश्य कल्पना, किसी भी शासक को एक चित्रित करना, अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु कुछ राष्ट्रों को चेहरा कैसे दिया जाए। 18वीं और 19वीं शताब्दी ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्नों को हल किया गया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को यूं ही चित्रित किया, व्यक्त किया और राष्ट्र को नारी का भेष में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए नारी रूपक को चुना गया और नारी की छवि राष्ट्र का एक रूपक बन गई और जिसे हम भूमाता बोलते हैं, राष्ट्रमाता बोलते हैं। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय और गणतंत्र, प्रभु संपन्न और सभी को बराबरी का इन विचार को व्यक्त
करने के लिए नारी रूपक प्रयोग किया गया। देश के स्वतंत्रता के लिए देश पर अन्याय अत्याचार होता है, सभी हिंदू जातीय समूह इकट्ठा हो जाते हैं अपने राष्ट्रवाद के लिए, अपने नारी के लिए, अपने देश के लिए, अपने ध्वज के लिए, और इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों को व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, ये स्वतंत्रता का रूप प्रतीक लाल टोपी, टूटी जंजीर, इन सब को आमतौर पर ऐसी महिलाओं की काल्पनिक प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया गया। इसी प्रकार हम देखते हैं स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचार फ्रांस राष्ट्र की छवि, मरियाना राष्ट्र की देवी देवताओं और राष्ट्रमाताओं, उसी प्रकार जर्मन राष्ट्र की छवि जर्मनिया, मरियाना और जर्मनिया ये राष्ट्र की छवि के रूप में है। साइड में उनके चित्र दिए गए हैं, जिसे जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। बलूत वृक्ष इन पत्तों को, बलूत के पत्तों को मुकुट पर पहनाती है और एक रूपक यानी कि अमूर्त रूप माना जाता है। अभी हम देखते हैं अगला पॉइंट, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। बाल्कन क्षेत्र पर एटोन साम्राज्य का विघटन हो गया, इसका शासन था। और एटोन साम्राज्य यानी कि तुर्की शासक, जिसके अंतर्गत जिसे हम बोलते हैं रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो, ये सभी 11 राज्य इसमें क्षेत्र शामिल थे। ये स्लाव निवासी करके इनको पुकारा जाता है। इन्होंने स्लाव आंदोलन किया स्वतंत्रता की तलब के वजह से, और ब्रिटेन, फ्रांस, इटली से प्रेरणा लेकर ये भी चाहते हैं कि हम स्वतंत्र राष्ट्र बने, उसकी तलब इसमें थी। और एटोन साम्राज्य का विघटन होने के बाद यहाँ पर यूरोपियन शक्तिशाली देश इन पर टकराव में, वाद विवाद करने में, स्पर्धा में कूटनीति अपनाई गई। जैसे जैसे स्लाव राष्ट्रीय समूह में अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने कोशिश करने लगे, वैसे बाल्कन क्षेत्र में गहरे टकराव हुए और यूरोपियन शक्ति में इन्होंने भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टकराव को प्रोत्साहित किया। इसमें रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रो हंगेरी, हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इससे इस इलाके में कई युद्ध भी हुए और बाल्कन क्षेत्र ही प्रथम विश्व युद्ध का एक स्रोत बना और 1940 में यूरोप में या विश्व में एक महायुद्ध हुआ। वो युद्ध होने के लिए जिम्मेदार बाल्कन क्षेत्र का टकराव ही कारणीभूत माना जाता है। साथ साथ हम देखते हैं मूल्यांकन, ये आपको प्रश्न लिखना है विद्यार्थी मित्रों, और ये व्हाट्सएप पर भी हमने फोटो निकाल कर डालना है। अभी तक कई बच्चे डाल रहे हैं, कई बच्चे नहीं हैं। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? इटली का एकीकरण किसने किया? नंबर 2, इतावली राजघराने का शासन कहाँ पर था? नंबर 3, नंबर 4, सार्डिनिया पिनमॉन्ट के शासक का नाम बताओ। नुजातिया का अभिप्राय बताओ। आपको एक लगभग 5 मार्क का प्रश्न है, बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का तनाव क्यों पनपा? ग्रो वर्क लिए। और आपको अगर लेसन समझ में नहीं आया, अध्याय समझ में नहीं आया, तो मेरे साथ गूगल ग्रुप पर
बात कीजिए और अगला लेसन हम अगले पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।